हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। मैं सरिता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने परिवार का एग्जाम अड्डा पे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उम्मीद है आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की शानदार और प्यारी सी क्लास को। तो पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ऑप्शन ए कोलेरू, ऑप्शन बी हो जाएगा नाल सरोवर, ऑप्शन सी वुलर, ऑप्शन डी सांभर झील। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आइए देख लेते हैं वुलर झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। तो आइए देख लेते हैं कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये हो जाएगी वुलर झील। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति के चार अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद, ऑप्शन बी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं संस्कृति के चार अध्याय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। संस्कृति के चार अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत की संस्कृति इतिहास को चार भागों में विभाजित किया था। तो चलिए देख लेते हैं संस्कृति के चार अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी पत्रकारिता, ऑप्शन डी संगीत। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भू परिस्थिति राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। धूपगढ़ चोटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम में राजपिपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिम सीमा तक है। तो आइए देख लेते हैं इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? ऑप्शन ए थाल घाट, ऑप्शन बी भोर घाट, ऑप्शन सी हो जाएगा खैबर दर्रा, ऑप्शन डी पाल घाट दर्रा। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं पश्चिमी घाट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से लेकर केरल तक 1600 किलोमीटर तक फैला है। इस श्रृंखला में अनेक दर्रे हैं, जैसे भोर घाट और थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में है, जबकि पाल घाट दर्रा केरल में स्थित है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं आता है। तो ये हो जाएगा खैबर दर्रा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य है? तो आइए देख लेते हैं समुद्री तट रेखा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा गुजरात की है, जिसकी लंबाई 1214.7 किलोमीटर है, और तमिलनाडु की समुद्री तट रेखा तीसरे स्थान पर है। भारत की कुल समुद्री तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा राज्य सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य है। तो ये हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए? तो ये हुए थे भुवनेश्वर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चली? ऑप्शन डी वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य, ऑप्शन बी नई दिल्ली से मुंबई के मध्य, ऑप्शन सी नई दिल्ली से जम्मू के मध्य, ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली से लखनऊ के मध्य। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस थी। ये 2019 में वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलाई गई थी। इससे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। तो आइए देख लेते हैं पहली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चली किसके मध्य? तो ये हो जाएगी वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया गया? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी उन्नाव, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी नोएडा। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया है उन्नाव में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा से में बनता है? ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन ई। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं विटामिन डी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। विटामिन डी का को सूर्य का विटामिन कहा जाता है। ये त्वचा में सूर्य के अल्ट्रावायलेट बी किरणों को प्रभाव से बनता है और इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। तो ये हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1928, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1930, ऑप्शन सी हो जाएगा 31 दिसंबर 1929, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1931। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि में रावी नदी के किनारे पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। तो चलिए देख लेते हैं स्वतंत्रता व नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? तो ये फहराया गया था 31 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी हो जाएगा आगरा, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन डी दिल्ली। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था। उसके शासनकाल के दौरान भारत की राजधानी लाहौर थी। ऐबक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो आइए देख लेते हैं इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी। तो ये थी दिल्ली। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ऑप्शन ए शहरिया, ऑप्शन बी हो जाएगा परहरिया, ऑप्शन डी बैगा, ऑप्शन डी थारू। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो ये हो जाएगी थारू जनजाति। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थारू जनजाति के बारे में। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इस दिन वे अपने पूर्वजों भेंट आदि प्रदान करते हैं जिसे रोटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1900 में, ऑप्शन बी 1902 में, ऑप्शन सी 1905 में, ऑप्शन डी 1907 में। तो आइए देख लेते हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देख लेते हैं इंडियन
होम रूल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1905 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रयागराज में, ऑप्शन डी आगरा में। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। कृत्रिम अंग के बारे में देख लेते हैं कुछ। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम है। ये दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास उपकरणों का निर्माण करता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय कानपुर के उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आइए देख लेते हैं कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लौह अयस्क भंडार के लिए, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम भंडार के लिए, ऑप्शन सी कोयला भंडार के लिए, ऑप्शन डी सोना भंडार के लिए। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं सुपीरियर झील के बारे में कुछ पॉइंट। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रमुख लौह अयस्क के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए देख लेते हैं इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा। सुपीरियर झील का क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की मसाले की खेती के कारण उसे मसालों का बागान कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं केरल राज्य के बारे में कुछ पॉइंट। केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। यहाँ काली मिर्च को मसालों का राजा और इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं खेती के कारण उसे मसालों का बागान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है केरल को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1956। तो आइए देख लेते हैं पहले हम कुछ पॉइंट। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा वर्ष 1948 में की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1948। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए O2 कमी, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश को अवशोषित करना, ऑप्शन सी पानी के अणु तोड़ना, ऑप्शन डी कोई भूमिका नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं क्लोरोफिल के बारे में कुछ पॉइंट। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का इस्तेमाल प्रकाश को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। क्लोरोफिल का एक हरा रंग ग्रीवी है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। ये पौधों को हरा रंग देता है। तो क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रकाश को अवशोषित करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन नहीं है? ऑप्शन ए SO3, ऑप्शन बी NO, ऑप्शन सी हो जाएगा Pb, ऑप्शन डी हो जाएगा ओजोन। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है कौन सी गैस रंगहीन नहीं है। तो आइए हम देख लेते हैं NO के बारे में। NO मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है जो लाल भूरे रंग की होती है, जबकि O3, Pb और SO3 रंगहीन गैसें होती हैं। तो पूछ रहा है इसमें कौन सी गैस रंगहीन नहीं है? तो ये हो जाएगी NO। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जैवाणु मंड तत्वों की श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रोटीन से, लिपिड से, ऑप्शन बी सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टार्च को जटिल कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। ये कई शर्करा अणुओं से मिलकर बना होता है। स्टार्च को पचने के लिए शरीर को
इस ग्लूकोजन में तोड़ना होता है। तो चलिए देख लेते हैं तत्वों की श्रेणी से संबंधित है, तो ये संबंधित है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यौगिक की गंध मधुर और फल जैसी होती है? ऑप्शन ए एथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा एथिल एसिटिक, ऑप्शन डी हो जाएगा एसिटोफिनोन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एथिल एस्टेट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा पत्र था जिसे 1932 में हरिजन बंधु ने प्रकाशित किया? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी नवजीवन, ऑप्शन सी हो जाएगा नव भारत, ऑप्शन डी हरिजन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं कुछ पॉइंट। महात्मा गांधी ने साप्ताहिक पत्र नवजीवन का प्रकाश शुरू किया था। 1932 में हरिजन बंधु ने इसे प्रकाशित किया। इसका उद्देश्य समाज में सुधार और दलित उत्थान को बढ़ावा देना था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवजीवन। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन था? ऑप्शन ए लियाकत अली खां, ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी बलदेव सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा जॉन मथाई। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। अंतिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन था? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन ए अहमदाबाद में, ऑप्शन बी खेड़ा में, ऑप्शन सी हो जाएगा बनारस में, ऑप्शन डी चंपारण में। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो आइए देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में अपना प्रथम जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में अपना पहला जन भाषण दिया था। तो महात्मा गांधी ने भारत ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ये दिया था बनारस में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रीय जैव विविधता प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी प्राधिकरण के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ये 2003 में स्थापित किया गया था और जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास के लिए कार्य करता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चेन्नई में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी सुल्तानपुर, ऑप्शन डी रायबरेली। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रतापगढ़। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों में से कौन सी विश्व के 6 महाद्वीपों में पाई जाती है? ऑप्शन ए मानसून प्रकार, ऑप्शन बी पश्चिमी यूरोपीय प्रकार, ऑप्शन सी सहारा प्रकार, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय प्रकार। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। कौन सी विश्व के 6 महाद्वीपों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भूमध्य सागरीय प्रकार। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सी हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है, कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आइए देख लेते हैं हम शनि ग्रह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। शनि ग्रह का वायुमंडल अधिकांश हाइड्रोजन गैस से निर्मित है। इसके बाद हीलियम काफी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख आद्विक खनिज है? तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं ढक्कन के पठार के बारे में कुछ पॉइंट। ढक्कन का पठार में 600 से 3000 मीटर तक लावा का जमाव मिलता है। इसके अपर्दन में काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, भारत का कौन सा प्रमुख आध्यात्मिक खनिज है? तो ये हो जाएगा ढक्कन का पठार, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आज का सेशन हमारा यही तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो